हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक। यस सर। देखो, एक काम करना तुम लोग, हमको अटेंडेंस आज का भेज देना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी वो कोई डाटा नहीं है कि जिसमें मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो आज का तुम लोग जो है हमको भेज देना। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, सबके पास पीपीटी जो कल मैंने सॉरी वो भेजा था, पीडीएफ भेजा था, क्वेश्चन आंसर सबके पास तो होगा ही। यस सर। ठीक है। तो देखो, उसमें से एक-एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से वर्क होना है इस पे, और कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है। क्लियर है ना? मैं बोलता जाऊँगा, अगर किसी को नोट भी करना होगा तो वो नोट कर सकता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक था यूनिट फर्स्ट का, कि एयर पोल्यूशन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर है? ये आपका टॉपिक था। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या था, पहला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास पृथ्वी पर लेयर हैं, क्लियर है, उसमें कौन कौन से गैसेस जो हैं विद्यमान हैं, मतलब उसके अंदर हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ नोटिफाई करना होगा कि कौन कौन से होते हैं। देखो, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस तो हैं जिसके वजह से पॉल्यूशन की रेटिंग बढ़ती है, लेकिन जो मोस्ट है जिसके वजह से अर्थ अपने आप को हील करता है, मतलब इम्प्रूव करता है, उसके क्या क्या हैं। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन का 21%, आर्गन जो है आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 0.04%। ठीक है। फिर उसके साथ कुछ अमाउंट में नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर। ठीक है। नाइट्रोजन आपका आता है 71%। ठीक है। बाकी का कुछ इसके साथ मिला मिला हुआ रहता है, लेकिन नाइट्रोजन आपका इस तरह से रहता है। क्वेश्चन का ये सेंस आपको जब भी इस तरीके से पूछेगा, ईच लेयर में एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब किससे मिल करके बना हुआ है। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो। यस सर। अरे तो बोलो जी, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, इतना देर में रिप्लाई करोगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द 5 मेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 5 मेन लेयर्स कौन से हैं एटमॉस्फेयर के। तो देखो, अगर लेयर्स कह के पूछता है या लेवल्स की बात करता है, मतलब एटमॉस्फेयर के लेयर पूछ दिया या लेवल्स पूछ दिया आगे एग्जामिनेशन में, तो दोनों का सेंस एक ही होता है। उसका मतलब ये होता है, अगर 5 पूछा है तो केवल 5 के बारे में दोगे। सबसे पहला लेवल जो होता है या लेयर होता है, यहाँ तक कि इवन स्ट्रक्चर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो सबसे पहला आपका होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 0 से 10 किलोमीटर तक के अंदर रहता है, ये आपको डिफाइन करना है। 10 के ऊपर यानी आपका 10 से 50 के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है। 50 से 80 के बीच में आपका मेसोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है। देखो, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि हॉट एयर एंड कोल्ड एयर दोनों का मिलन होता है, किसके, एक बैरियर पॉइंट पे। एक इसका एक रेजिन पॉइंट होता है, एक बैरियर पॉइंट होता है। रेजिन पॉइंट उसको पॉइंट करते हैं कि जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है। एग्जांपल दिया हूँ, यानी रेजिन लाइन, एग्जाम में पूछेगा कि रेजिन लाइन क्या होता है, ठीक है, या रेजिन लेवल किसे कहते हैं, या रीजन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी, मतलब पांचों लेयर, लेवल्स या स्ट्रक्चर जो है, किसी दो लेयर के जहाँ पे स्टार्ट हो रहा और एक ही एंडिंग हो रही है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिन लाइन, रेजिन लेवल कहते हैं। तो अगर 5 मेन, देखो यहाँ पे लिख दिया मेन लेयर, ठीक है ना। मेन लेयर का मतलब तुम्हारा हो गया जिसके वजह से वो मूवेबल में है, ठीक है, मतलब जो काम कर रहा पूरे पूरे तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे है लेकर के चलना। अगर मेन नहीं पूछता है, ठीक है, मेन अगर नहीं पूछता है और ऐसे ही पूछ देता है कि एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में आप बताओ, तो इसके अंदर आप आइनोस्फेयर का भी जिक्र कर सकते हो। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आइनोस्फेयर कम्युनिकेशन का काम करता है, ये सारी चीजें। ठीक है।
अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ डज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंसुलेट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें क्या है, अगर बात तुम करोगे तो देखो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ये है इंसुलेशन। एक तरीके का इंसुलेशन, जैसे थर्मस होता है तो क्या होता है, थर्मस में हॉट वाटर डालो तो वो हॉट रहेगा कुछ देर, कोल्ड वाटर डालो तो कोल्ड रहेगा। तो इस तरीके के जो सन रेज होते हैं, देखो इसका आंसर ये है कि जो सन से निकलने वाली जो रेज होती है, गर्म रेज होती है, ठीक है, वो जो इफेक्ट देती है उस इफेक्ट को कम करने के बाद जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उस चीज के बारे में आपको बताना रहेगा। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में एक चीज तुमको और मिल जाएगा, जो सन से निकलने वाली रेडिएशन है या तुम उन्हें कॉस्मिक रे भी कह सकते हो, उसको कैसे ट्रांसफर करता है, ठीक है, और किस तरीके से ओजोन से लड़ करके वापस हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, कितने अमाउंट पे आता है, कुछ पेनिट्रेट होकर के कम हो जाता है और कुछ जो है पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ जो है पूरी तरीके से हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो किस तरीके का है, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। समझ में आ रहा है, कैसे जो स्ट्रक्चर है हमारे जीवन मतलब पृथ्वी पर रहने के लिए हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है या क्या चीजें हैं। तो मिलता जुलता भी अगर लिखोगे तब भी काफी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड वही है। क्लियर है, तो इसमें जो तुम चौथा वाला जो आंसर है उसमें तुम ये लिखोगे कि जो अर्थ की गर्मी होती है, ठीक है, अर्थ की गर्मी जो होती है उसको किस तरीके से रिड्यूस करना होता है, कैसे कम करोगे, अगर वो कम करोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होगा, ठीक है, एवरेज कितना लेकर के चलोगे, अर्थ की कूलिंग को ठंडा करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो उसकी रेज आ रही हैं उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हो। आवाज आ रही है ना मेरी, क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा सब कोई खोल लो। हाँ, क्वेश्चन में अगर कोई किसी को दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लेगा, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, आज चाहो तो इंग्लिश में पूरा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, बता देना जैसा भी चाहते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारा, क्योंकि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के थ्रू जो है हमारा अर्थ वार्मिंग होते जा रहा है, वार्म होते जा रहा है, वार्म होते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि खाली गर्मी ही गर्मी बचेगी और AC भी तुम चलाओगे तब भी तुमको सही चीजें नहीं मिल पाएंगी क्योंकि AC से तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है, राइट। तो ये सारी चीजें उसको कम करने के लिए तुम क्या कर सकते हो और इससे कैसे प्रभावित है हमारे जीवन उसके बारे में लिखना है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे स्ट्रक्चर पे। जैसे ओजोन, यहाँ पे तुम जो चौथा वाला जो क्वेश्चन है वहां पे तुम ओजोन का भी जिक्र कर सकते हो। क्यों जिक्र कर सकते हो, क्योंकि कई तरीके से कॉस्मिक रे को, सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, उसको वो रोकने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से वो रोकता है और हमें बचाता है। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बोलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर के रहने से हमें क्या अच्छी चीजें जो है एडवांटेज जैसे डिसएडवांटेज होती है। तो एडवांटेज यहाँ पे बात हो रहा है, तो एडवांटेज में क्या है भाई, अगर स्ट्रक्चर नहीं होता हमारे पास, यानी एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मेन हमारे पास 5 स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेसो, थर्मो और एक्सोस, ठीक है, ये सारे फेयर्स होते हैं। तो देखो हर एक फेयर का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग टाइप का है। जैसे एक्सोस्फेयर की मैं बात करूँ, ठीक है, तुम चाहो तो बहुत लंबा चौड़ा लिख सकते हो, नहीं तो 1 लाइन में इसको दे करके खत्म कर सकते हो। कैसे एडवांटेज है हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज ये है, अगर एक्सप्लेन करके बताओ तो ये लिख सकते हो, एक्सोस्फेयर का एक लाइन लिखे, टॉपिक हेडिंग डाले और ये लिख दोगे कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं या बाहर से आने वाले मीटियोराइट्स कॉमेट्स हैं वहां पे उस पे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से तो खींचती तो है, लेकिन जस्ट उसके बाद जो थर्मोस्फेयर है उसके ऊपर हीट क्या करता है, थर्मोस्फेयर जो होता है हीट ट्रीटमेंट करता है। इसकी जो सेल्सियस होती है वो 1200 से लगा है, होता तो 1700 एवरेज है, 1700 से 2000, लेकिन 1200 से इनिशियली इस पे पड़ता है और पूरा 2000 तक जाता है, कभी कभी ये 2300 भी हो जाता है, डिपेंड करता है
कि वो किस तरीके से बॉडी है, ठीक है। दूसरे बात जो मीसोफियर है वो तुम्हारा -193, मतलब -193 सेल्सियस जाता है, सोच लो। अब तुमको भी पता है कि अगर तवा गर्म है तो उसमें पानी अगर मारोगे तो भाप बनेगा ही बनेगा ना। तो पहले क्या होता है तुम्हारा कूल ट्रीटमेंट, सॉरी पहले हीट ट्रीटमेंट होता है, देन आफ्टर दैट कूल ट्रीटमेंट होता है। अब इसी में जो हमारे मेटल होते हैं वो टूट जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये दो चीजें मिला। बाकी इन्हीं दोनों लेयर में नीचे आते आते मेसोस्फीयर में एक और लेयर होता है जैसे आइनोस्फीयर। तो यहाँ पे कुछ उसके द्वारा बॉन्डिंग बना लिए जाते हैं। दूसरा जो कॉस्मिक रे है या उस पदार्थ का जो हमारे पृथ्वी में परिवेश कर रहा है उससे रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएशन जो उसकी होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। फालतू की चीजों को पृथ्वी लेता ही नहीं है, उसको पूरा करता है डिमोरलाइज करने का। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। स्ट्रेटोस्फीयर के अभी थर्ड लेवल पे पहुंचने से पहले ये सारी प्रोसेस होती रहती है, तब तक जो है ओजोन से हमारी मुलाकात हो जाती है, ठीक है ना, ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर क्या करता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, यानी हमको वो ना पड़े। अब क्या है कि एक बहुत बड़ा पिंड था, इन फेसों से होते होते हीट ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, फिर बॉन्डिंग ट्रीटमेंट एक्सेट्रा होते होते वो फिर तुम्हारा ओजोन से आया। ओजोन से आने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, यानी ये चीजें होती हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, तुम इसको दिखा सकते हो। दूसरी चीज ये तो हो गया तुम उस वे में बताए, स्ट्रक्चर के वे में। अगर तुम दूसरे वे की बात करो तो देखो हमारा एटमॉस्फेयर इस तरीके से है कि हमारे द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो जो हम लोग छोड़ते हैं अपने सांसों के ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू, वो पेड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक साइकिल बनी रहती है, हर एक चीज का साइकिल बनी रहती है। आवाज आ रही है ना, सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का मतलब? कोई एक बता दे। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है, तुमने दो एडवांटेज गिना दिया। तीसरा एडवांटेज ये दिखा सकते हो कि हमारे पृथ्वी का इस तरीके से जोनल इफेक्ट है। जोनल इफेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट चेंज है। वहाँ का एक जोन है, वहाँ की खुद की एक क्लाइमेट है और वहाँ का खुद का एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है। क्लियर है? तो जोनल इफेक्ट के थ्रू अलग अलग प्रभाव होता है और ये सभी चीजें इकोसिस्टम से जुड़ी हुई हैं, जो कि सबसे बढ़िया है, मतलब गुड फॉर ऑल ऑफ अस है। ठीक है, ये चीज जान लो, ये भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी चीजें सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो वो अपने आप को हील करने की कैपेसिटी रखती है, खुद से हील करने की कैपेसिटी रखती है। क्लियर हो गई ये बातें? ये भी चीजें देखी जाती हैं। अब देखो ड्रॉबैक की बात करो, जो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी ड्रॉबैक्स देखो। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? डिसएडवांटेज कह लो या ड्रॉबैक्स कह लो, सेंस दोनों ही होगा। ठीक है, तो देखो ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में क्या है कि जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बनाते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो प्योरली वर्क नहीं कर पाती है, उसको कुछ ना कुछ एक कैटलिस्ट के रूप में चाहिए रहेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है सनरेज के थ्रू, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, फल खुद देते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो क्या है कि अगर हम नेचर में, जैसे मैन मेड एरर होता है, नेचर मेड एरर होता है, तो मैन मेड एरर में क्या हो गया, व्हीकल्स हो गए जो दिन बे दिन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जो रिलीज कर रहे हैं किसी व्हीकल्स टूल्स के थ्रू, ये सारे इंडस्ट्रियल पार्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अगर तुम लाग भी करोगे तो वो गैसेस स्टेट वहां पे रहेगा, भले तुम कांच के एक कमरे में बंद करके ग्रीन हाउस को क्यों ना बना रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्यों नहीं कोई तुम गैस दे रहे हो जिससे वो बॉन्डिंग बना रहे। तो ये क्या है कि हम घिरे पड़े हैं। अगर इस पृथ्वी के परिवेश के किसी भी एक कोने से, एक कोने से मतलब जिसका तुम कोई नामो निशान तुम नहीं जानते हो, वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो उसका इंपीरियल इम्पैक्ट ऑल ओवर द अर्थ सरफेस होगा, राइट? ये चीजें हैं। अब ये है कि क्लाइमेट की वजह से डाइवर्जन हो जाना वो बात अलग है, समझ में आ रहा है ना, डाइवर्जन हो जाना। दूसरा चीज क्या है
कि जो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स हमें पता है कि ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं के मिलने से भंवर तो पैदा होता है, ये तो दोनों फेज पे है, लेकिन गैसियस स्टेट में जब मिलते हैं तो बादलों का निर्माण करते हैं। उनकी भी एक साइकिल होती है, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पोल से अफेक्टिव होती है। क्लियर है? तो अब उसमें क्या मसला होता है कि अगर वो क्लाउड बना रहा है तो हैवी क्लाउड भी बना सकता है, लाइट क्लाउड भी बना सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो उसकी यूनिट है वो बहुत तेजी से होती है। वो अन्य गैसों को भी लेकर के बनाता है। जैसे अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की, अगर सल्फर डाइऑक्साइड इसको हैवी मात्रा में मिल रहा हो तो क्या होगा, एसिड रेन देगा। ये हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? हेलो, एक बंदा कोई बोले। यस सर। ठीक ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें सामना करना पड़ता है। देखो अब बात करते हैं इसी में एक और ड्रॉबैक की। अगर हम बात करें पोल्यूशन की, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे बड़ा ड्रॉबैक डिसएडवांटेज ये है पोल्यूशन। क्या है कि जितने रेटिंग से हम बढ़ाते हैं, हमारे बढ़ाने की रेटिंग काफी ज्यादा है कंपेयर देन द अर्थ। अर्थ की जो रेटिंग है वो हील करने की कैपेसिटी कंपेयर द हमारे जो बनाए गए इक्विपमेंट है, व्हीकल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फॉसिल फ्यूल को जो हम लोग चला लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमारा अर्थ हील बहुत धीरे धीरे करता है। एक ही तरीका है कि वो अपने आप को बहुत तेजी से सुधार सकता है। वो है कब? जैसे आज के डेट में बात करूं, कोरोना का टाइम जब चल रहा है तो देखो नंबर ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन इमिशन हो गई है कम, ट्रांसपोर्टेशन इमिशन हो गई है कम, तो ओजोन लेयर हमारा तेजी से रिकवरी कर गया, राइट। लेकिन अगर तुम चाहो कि एक जगह, एक कंट्री में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, करना चाहो, तो अगर तुम वहां का अगर रोक देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे एक जगह से रोक देने से वो जल्दी से रिकवरी हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे यूनिटी चाहिए इसको रिकवर होने का, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरी चीजें क्या है कि पॉल्यूशन की अगर बात करें तो जो हमारा पॉल्यूशन हवा में है वो सन से निकलने वाले रे से केमिकल रिएक्शन करता है और नए बॉन्ड को बनाता है, किसी के साथ जाकर के कुछ भी बना लेगा। अब ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने केमिकल एजेंट को जान रहा है जो गैसेस स्टेट में है और उनसे कोलैब करने का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ड्रॉबैक इस तरह से है। सबसे बड़ी बात ड्रॉबैक में ये भी आ जाती है कि एडवांटेज तो आप बहुत अच्छे से गिना लोगे, ड्रॉबैक ही ज्यादातर पूछ देता है। तो ड्रॉबैक में आप ये जरूर लिखना कि स्लो सर्विस भी होती है और फास्ट सर्विस भी होती है, और ये मैन मेड और ह्यूमन मेड के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट का जरूर जिक्र करना। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कैन बी फाउंड इन ईच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, हम कैसे फाउंड कर सकते हैं ईच लेयर को, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है, तो इसमें तुम ये चीज डिसाइड कर सकते हो। ये तुम देखो ईच लेयर की बात किया, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, मिलता जुलता लेयर का है, ये नहीं कि लेयर पूछ दिया तो तुम लगे बताने, हाँ लेयर आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है, तुम पांचों लेयर का नाम लिख दो, वो बात अलग है। लेकिन जब कहीं फाउंड आ रहा है कि फाउंड मतलब कैसे तुम उसको पकड़ सकते हो कि ये लेयर ये है, तो इसका एग्जाम्पल से पकड़ना, ये गलती करना मत। एग्जाम्पल से कैसे क्या कह सकते हो कि जैसे एरोप्लेन्स जो है अगर नॉर्मल लाइट वेटेड है और वो पोल्यूशन कम कर रही है तो वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करेगा, ठीक है। अगर वो ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करने की क्वांटिटी रख रहा है या ज्यादा फॉसिल फ्यूल जला रहा है तो वो ओजोन लेयर के ऊपर उड़ाएगा, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। जो बैलून्स है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, सर्वे वाले बैलून्स, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तुम ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अर्थ सरफेस से लगाए, मतलब 0 किलोमीटर से लगाए और 10 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर का होता है, ये भी लिख सकते हो। यहीं पे हमारा वेदर बनता है। जब तक वेदर नहीं लिखोगे तब तक वो नंबर तुमको उस पर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात? दूसरा, अगर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बात अगर कर रहे हो तो वहां पे क्या है कि तुम सीधे सीधे जहाँ पे हवाई जहाज उड़ सकती हैं, ठीक है,
और जहाँ पे फ्यूल कंबक्शन का ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाता है, नीचे अर्थ सरफेस पे आने के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि ओजोन से सामना करना पड़ता है। ये सारी अगर चीजें हैं तो तुम ये बता सकते हो कि हाँ भाई ये स्ट्रेटोस्फीयर है। अब यहाँ पे अगर तुम बात कर रहे हो मेसोस्फीयर में, तो मेसोस्फीयर के बारे में क्या करोगे कि अनवांटेड तरीके से, ठीक है, अनवांटेड तरीके से उस पे कूल ट्रीटमेंट होता है। किसी भी बॉडी पे जो बाहर से आ रहा है, जो जली हुई बॉडी है उसके ऊपर कूल ट्रीटमेंट होता है। अब सोचो कहीं आग का गोला आ रहा है, अपने तरफ से तो कोशिश तो करेगा वो बुझाने का, जैसे उल्का पिंड गिरता है जलता हुआ तो कैसे बुझ जाता है, सोचना पड़ेगा ना कि जलता हुआ आ रहा तो बुझ कैसे रहा। तो यहाँ पे क्या सीन बनता है कि अगर वो आ रहा तो कूल ट्रीटमेंट करेगा, प्लस वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा स्टेबल होता है, वहीं से हम एक्टिव पैसिव का करते हैं। अगर थर्मोस्फीयर के बारे में बात करें तो थर्मोस्फीयर में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वो गर्मी देता है। गर्म होने की वजह से तुम्हारा जो है काफी वो जो लेयर होता है थर्मोस्फीयर थीन हो जाता है, मतलब लेवल्स के अंदर भी एक लेवल होता है LV1 LV2। जहाज जब उड़ती है तो देखोगे जो उसका रडार सिस्टम होता है वहां पे लिखा रहता है, स्ट्रेटोस्फीयर का लिखा रखा है ST1 LV1, यानी स्ट्रेटोस्फीयर का लेवल 1 पे गया, ठीक है। फिर ST1 में ही LV2 लिखेगा, लेवल 2 पे गया। यही LV1 LV2 हमारे अर्थ सरफेस से हाइट बताती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज तुम लोग हो जाओगे, तुम लोग को पता नहीं है, जो लोग लेटरल एंट्री होंगे उनको पता होगा। वहां पे क्या होता है कि जो जिस अर्थ सरफेस की लेवल की हम बात कर रहे हैं वहां पे हम ग्राउंड सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो समुद्र तल की ऊंचाई है, समुद्र तल की ऊंचाई हमारा 100 है, वहां से 0 से लगाए 10 किलोमीटर, ये कहने का मतलब है। इस तरीके से तुम एग्जांपल दे सकते हो, ठीक। अब क्या है तुम्हारा दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो अब अगर कोल्डेस्ट लेयर की बात आ रही है, इस यूनिट को पूरा बताते बताते कई बार मैंने बोल रखा है कि कोल्डेस्ट लेयर, आंख बंद करके तुम बताओगे कि हाँ मेसोस्फीयर है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे भी चला जाता है, बीच में अगर बात करूं तो 200 तक चला जाता है। अब पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है थर्मोस्फीयर, थर्मल, वो भी तुम बता सकते हो, उसके बारे में कुछ बता सकते हो कि हाँ इतने हाइट पे है, दोनों के बारे में कुछ बता सकते हो कि यहाँ इतने हाइट पे है, इसका वर्किंग प्रोसेस ये है, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डू वी नीड द एटमॉस्फेयर, हमें क्यों जरूरत है एटमॉस्फेयर की, विदाउट एटमॉस्फेयर क्या हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में ये पूछ रहा है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। तो देखो अगर विदाउट एटमॉस्फेयर में अगर तुम रहोगे तो बिना एवरेज टेम्परेचर पाए, समझना एवरेज टेम्परेचर पाए कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी चीज के लिए कोई भी बॉडी हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसके लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हैबिटेबल जोन क्रिएट करती है। हैबिटेबल जोन वह जोन होती है, याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हैबिटेबल जोन के बारे में बताइए। हैबिटेबल जोन वह जोन होती है जिस पर हम, ठीक है ना, जिस पर हम पलने फूलने के लिए रेडी हो। तो खाना पक रहा है, अगर तेज आंच पकाओगे तो जल जाएगा, धीरे आंच करोगे तो पकेगा ही नहीं, आधा कच्चा रहेगा। तो उसको एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अर्थ सरफेस को इवन हमें भी एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए रहता है, ना वो फ्रीजिंग के केस में आए ना वो बर्निंग के केस में आए, राइट। तो इसलिए हमें एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारे अर्थ सरफेस में होने की वजह से हमें टेम्परेचर को हमारे टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखता है, हैबिटेट करता रहता है। और हमारी जो साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन, ठीक है, उसको बनाए रखता है। इस चेन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तुम्हारे क्वेश्चन में तो कुछ और भी मैंने लिख रखा है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें समझा दूं कि ये साइक्लिक चेन दो तरह की होती है। एक होती है लाइफ असेसमेंट साइकिल, दूसरा होता है लाइफ असेसमेंट, ठीक है। लाइफ असेसमेंट साइकिल और लाइफ असेसमेंट में क्या है
कि वह चीजें लाइफ असेसमेंट में जो तुम्हारी यूज एक बार करने के बाद दोबारा तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी लाइफ असेसमेंट हुई, यानी वन टाइम यूजबल हुआ। और लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है कि उस चीज से तुमने यूज किया, देन आफ्टर दैट फिर वो यूज करने के लायक होगा। अब चाहे वो गैसेस स्टेज की हो या सॉलिड केस की हो, डिपेंड अपॉन द योर प्रोडक्ट या मैटर्स। ओके, अब जो आंसर था उसमें ये मैंने लिखा हुआ है कि ये हमें क्यों जरूरत है। अगर एफसीआई बात करो, मतलब साइंस फ्रिक्शन की अगर बात करो, तो साइंस फ्रिक्शन यहाँ पे ये कहता है कि सन से निकलने वाली कॉस्मिक रे, सन से निकलने वाली कॉस्मिक रे से हमें बचाती है। वो कॉस्मिक रे किस किस तरह की होती है? लाइक एस अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, यानी यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, एक्स रे, ठीक है ना, गामा रे, ये सब चीजें हैं, ठीक है। इससे निकलने वाली चीजों से हमें बचाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा हमें इस चीज की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमंस अफेक्ट एटमॉस्फेयर? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबकी सबकी अपनी साइकोलॉजी है, बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर, कैसे कैसे हम प्रभावित हैं अपने इस एटमॉस्फेयर से। लाइक ऐसा अगर समझना है यहाँ पे क्वेश्चन, तो तुम स्ट्रक्चर में घुस जाओगे, तुम्हें ये गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे पूछा है कैसे प्रभावित हो, मैंने एक चीज बताया था ना अभी अभी क्या बताया कि जोनल इफेक्ट, जोनल इफेक्ट डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर, यानी वेदर के ऊपर। तो देखो जैसे हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे तुमको क्लाइमेट इतनी तरह का मिलता है, बाकी जगहों के क्लाइमेट का वेरिएशन है। ये भी नहीं पता होता कि कब किस टाइम बारिश होगी, कब किस टाइम क्या होगा, ठीक है। और भूकंप के बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरे अर्थ सरफेस को M5 जोन में बांटा गया है, यानी M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। ये तुम्हारा भूकंप के रेडिएशन से जो होता है एपिक सेंटर, जो होती है एपिक सेंटर जहां से भूकंप निकलता है, वहां से तुमको लिया जाता है। ये तुम लोगों को पढ़ना होगा आगे, अभी तो तुम्हारे आगे सिलेबस में आएगा, आज ही जान लो, ठीक है। तो इन सभी चीजों से जो है प्रभावित हैं हम लोग। तो वहां पे हमें अपने क्लाइमेट, वेदर और जो अर्थ सरफेस का एरोसोल प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में बताना है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज सैटेलाइट्स? अब देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है। जैसे सर्वे की अगर मैं बात करूं तो हम आगे तुम लोगों को पढ़ोगे अगर सर्वे के लिए, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में सर्वे, उसमें एक सैटेलाइट सर्वे होता है, टॉपिक है वो तुम लोगों का सैटेलाइट सर्वे, कि उसमें ये लिखा जाता है कि सैटेलाइट्स को कितने दूरी पे भेजा जाए और इंडियन सैटेलाइट्स कितने हैं और किस किस तरीके से वो भारत को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, टाइम कम हो रहा है, आप लोग हमको अटेंडेंस को ये भेज देगा। आवाज आ रही है ना कार्तिकेय? हेलो, यस सर। ठीक है, कोई भेज देगा हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कितने हजार पे या कितने फीट पर, किलोमीटर पर हमने सैटेलाइट को भेजना है। तो देखो एन सेट होता है, बी सेट होता है, सैट होता है, यूएस सेट होता है, इस तरीके से कई सारे प्रोसेस हैं जहाँ पे सैटेलाइट को भेजा जाता है। लेकिन अगर हम एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि सैटेलाइट जो है सबसे अर्थ सरफेस के सबसे आउटर लेयर या आउटर स्ट्रक्चर या आउटर फेयर में रहता है। तो वो आउटर फेयर स्ट्रक्चर लेवल है क्या? एक्सोस्फेयर। नेट उसकी हाइट जो होती है सी लेवल से वो 10,000 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 10,000 किलोमीटर। तो अगर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको यही करना है कि 6200 माइल्स और 10,000 किलोमीटर पर हमारा एक्सोस्फेयर है जहाँ पे सैटेलाइट्स होती है और वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट को लेकर के रोटेट करती रहती है जहाँ पे उसको फोकस किया जाता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्चुअल कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार और बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में।
which layer of the atmosphere is actually composed of two layer। अब ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी दो लेयर है जहां पर केमिकल कंपोजिशन बनता है। तो आंख बंद करके इतना जान जाना, सीधे सीधे मेसोस्फीयर की ये बात कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी केमिकल ये सब बात कर रहा है तो कुछ लेवल तक तुम्हारा केमिकल रिएक्शन गैसियस स्टेट में होता है, तो वो कहाँ होता है, गैसियस स्टेट की बात करेगा तो सीधे स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन की बात करोगे। लेकिन अगर केमिकल की बात करेगा तो जस्ट थिंक अबाउट दैट, क्या किसी भी बॉडी पर थर्मोस्फीयर से होकर के आ रहा है, वो गर्म है। अब किसी गर्म चीज पे पानी अगर मारोगे तो जाहिर सी बात है भाप बनेगा, और ज्यादा अगर पड़ेगा तो वो क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा। तो केमिकल जो रिएक्शन होता है वो मेसोस्फीयर में आएगा। देखो प्रैक्टिकली सोचो, इंजीनियरिंग हमेशा प्रैक्टिकली सोचा जाता है। अब देखो ये ट्रीटमेंट कहाँ से होता है, तो पृथ्वी के जो दूरी है वो 90 किलोमीटर पे होता है, मतलब सी लेवल से 90 किलोमीटर, यानी अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर पे कौन है भाई, 1 से 10 तो तुम्हारा ट्रोपोस्फियर है, 10 से 50 तुम्हारा, सॉरी 10 से 80 स्ट्रेटोस्फियर है। अब 80 के बाद ही ना तुम्हारा जो है कौन सा फेयर, मेसोस्फियर है। तो तुम्हारा रेजिन लेवल यानी स्ट्रेटोस्फियर का रेजिन लेवल 2 में तुम्हारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, राइट। क्योंकि वहां पे सारे कंपोजिशन क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट आते आते लिक्विड बनता है। तो देखते हो ना कि कभी कभी तुमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कितने mm की बरसात हुई, यहाँ पे कितने mm की बरसात हुई। तो ये सारी चीजें जो होती है काउंटेबल होती है, वो भी इसी के थ्रू होती है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं। एक सेकंड रुकना लाइन पे जरा। दो मिनट रुकना। तो यही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे अगला जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो देखिए क्या है कि जो आपका, ठीक है ना, एक मिनट क्वेश्चन बदल गया, ये था, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप देखेंगे, मैं कहा था 90 पे था, हाँ। तो आप ये देखिए कि 90 किलोमीटर पे वो चीजें रहती हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो क्या है, व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमॉस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पहले वाला जो था, जहाँ पे मैं बताता जो दो लेवल में आपके डिवाइड होते हैं, और हिमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर, ठीक है, उनके बीच ही यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे दिखाया गया हिमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में। तो देखो ये ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे कैसे है, तो ये दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये इसी लेवल में है, बस को रिलेटेड करने की आपको देरी है। हाँ, अभी मुझे समझ में आया कि एक चैट आया था कि सर ये ऐसे इसको एक्सप्लेन करिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे कहने का ये सिंपल सा है कि ये जो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, किस पर आधारित है। द एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू 2 ब्रॉड लेयर, 2 लेवल में बड़े पैमाने पर ये लेयर्स का वर्गीकरण किया गया है, भाग किया गया है। पहला जो है हिमोस्फेयर, दूसरा जो है हेट्रोस्फेयर। ये दोनों जो है, आप देखिए उसी में आपको आइनोस्फेयर में भी मिलेगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट आप समझिएगा, हेट्रोस्फेयर थर्मोस्फेयर के अंदर मिलेगा, ठीक है, और होमोस्फेयर जो है आपका मेसोस्फेयर में मिलेगा। तो मैंने क्या बताया था, आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब एक लेवल के अंदर जो है, ये देखिए अगर मैं यहाँ ये मान लीजिए कि ये हमारा एक लेवल है, इसके आगे, ठीक है ना, ये आपका थर्मोस्फेयर हो गया, ये आपका मेसोस्फेयर हो गया। मेसोस्फेयर के यहाँ से 1 2 3 काउंट करेंगे तो आपका आइनोस्फेयर है, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, राइट। अब देखिए हेट्रोस्फेयर यहाँ से 1 2 3 ये काउंट करिए, क्लियर है ना, और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 यहाँ नीचे काउंट करेंगे। तो ये जो बीच से ये वाली जो आपको रेजिन मिलेगी 3/3 की, ठीक है, 3/3 का, वो आपका हेट्रोस और हिमोस होगा,
क्लियर हो गया। और जो मैं बता रहा था कि अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर, तो देखो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मीसोस्फीयर है 90 किलोमीटर में तो आइनोस भी मिल जाएगा, लेकिन कहने का बात ये है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट वो 90 किलोमीटर में आगे आपका खत्म होती है, राइट। ये कहने का मतलब है, आप ये चीजें समझिए। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना। अनफॉर्मल तरीके से ये काम करता है। तो ये तो कॉमन सेंस है, इतने ब्रॉड लेवल पे मत जाइए, एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा ट्रोपोस्फेयर, तो देखो ये जो हम बता रहे हैं ये 3 क्वार्टर के रूप में डिवाइड किया गया है। पहला जो है इट कंटेन द 3 क्वार्टर ऑफ द सन मास, ठीक है, ऑफ द अर्थ। पहला है कंपोजिट गैसेस के बारे में बात करेंगे तो देखो 71% मैंने पहले बोला था और कुछ अन्य गैसेस बोला था, यानी 71% नाइट्रोजन तुमको 100% में मिल रहा है, बाकी के 7% कुछ मिले जुले हैं जो उनके साथ बॉन्डिंग में रहते हैं, बाकी के 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, 1% तुम्हारा आर्गन वाटर वेपर होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि साइकिल करता रहता है, ओके। अब देखो 1% किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, पूरे पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 1% बात हो रहा है। लेकिन अगर तुम केवल सी लेवल की बात करोगे तो 3 होते हैं, 1 2 3 दिया ही है ना कि 3 फेस में, एक फेस अर्थ का मान लिया गया कि सॉलिड है। तो देखो बात यहाँ पे ये है कि अगर तुम सी लेवल की बात करोगे तो 5% वेपराइजेशन का सिस्टम होता है। तो देखो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1% में ये नाम एकदम लिख लो, रट लो, जैसे भी कर लो, वो नाम यहाँ पे यही होने चाहिए आपके, क्या, आर्गन जरूर बोलना और कार्बन डाइऑक्साइड ये जरूर बोलना, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। व्हाट इज द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, वर्टिकल एटमॉस्फेयर ये पृथ्वी है, ये क्या कहोगे एक्स एक्सिस, और ये क्या कहोगे वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वाई एक्सिस वर्टिकल प्लेन, ये आपका ग्लोब है, ऐसे ये ग्लोब हो गया। वर्टिकल एक्सिस एटमॉस्फेयर, खत्म कहानी। वही चीज 5 उठा के दे दो, उसके अंदर जितने और लेवल हैं उनके बारे में जिक्र कर दो, ठीक है। उसमें ये चीज डिफाइन कर दो कि किस लेवल पे कितना प्रेशर है, किस लेवल पे किसका टेम्परेचर है, किसका कितना डेंसिटी है, किसका कितना केमिकल कंपोजिशन है, कैसे वो बॉन्डिंग बना रहा है अर्थ सरफेस से जो सी लेवल है वहां से उसकी डिस्टेंस क्या है, उसके होने से जोनल क्लाइमेट और वेदर का किस तरीके से निर्माण होता है, कितने दिनों तक वो वेदर इफेक्टिव होते हैं और कितने दिनों तक वो अनइफेक्टिव होते हैं, सन से जो उसकी क्वार्टर डिस्टेंस है जो 365 दिन ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, लीप ईयर, और ये जो भी आपका चल रहा है वो रोटेशन में जो उसकी पोजीशन है उससे क्या इंपीरियल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सन की जो हीट आ रही है वो सभी फेसों में अनइक्वली पड़ रहा है, हर एक बॉडी पे अनइक्वली ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट्स ऑल। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। और आज के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि अधिक अगर कोई क्वेश्चन फंसा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे।